डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरमीडिएट की प्रोज से चौथे लेसन द होम कमिंग का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने फटिक नाम के एक शरारती बालक का वर्णन किया है जो हर रोज़ नई शरारत करता है और वह नदी तट पर जाकर एक दिन एक लट्ठे को जो नदी में पकने के लिए पड़ा हुआ है बहाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छोटा भाई माखन उसकी इस शरारत में व्यवधान बनता है। तब उन दोनों में झगड़ा होता है और माखन रोता हुआ घर जाता है। जब फटिक घर पहुंचता है तो उसकी माँ भी उसकी पिटाई करती है और इसी बीच में उसका मामा घर पहुंचता है जिसका नाम बिशंभर होता है। वह कुछ दिन रुकता है और उसे अपने साथ कलकत्ता ले जाता है जहां उसकी पढ़ाई शुरू की जाती है, लेकिन उसकी मामी का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं होता है। वह वहाँ अपने को अकेला महसूस करता है और अपने घर की याद करता है। अब आगे इस वीडियो में देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वाज नोवेयर टू बी सीन। ऑल सर्च्ड इन द neighborhood proved futile. The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. At last, Bishambar asked help from the police. अगली सुबह फटिक कहीं भी नहीं दिखाई दिया। आस पड़ोस में की गई उसकी खोजबीन व्यर्थ सिद्ध हुई। पूरी रात जोरों की बरसात गिरती रही और जो लोग उस लड़के को तलाशने गए हुए थे वे अपनी त्वचा तक पूरे गीले हो गए। अंत में बिशंबर ने पुलिस से सहायता मांगी। At the end of the day, a policeman stopped at the door before the house. It was still raining and the streets were all flooded. Two constables brought out Fatik in their arms and placed him before Bishambar. He was wet through from head to feet, muddy all over. His face and eyes flushed red with fever, and his limbs all trembling. Bishambar carried him in his arms and took him into the inner apartments. When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us! Hadn't you better send him home?" दिन के समाप्त होने पर एक पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। अभी भी बरसात हो रही थी और सड़कें पूरे तरीक़ा से पानी से भरी हुई थीं। दो सिपाही अपने हाथों में फटिक को बाहर लाए और उसे बिशंबर के सामने रख दिया। वह सिर से पांव तक भीगा हुआ था, पूरा कीचड़ से सना हुआ था। उसका चेहरा और आँखें बुखार से लाल हो रही थीं और उसके सभी अंग
कांप रहे थे। विशंभर ने उसे अपने हाथों में लिया और उसे भीतर के कक्षों में ले गया। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वह बोली, इस लड़के ने हमें कितनी तकलीफ़ें दी हैं, अच्छा हो कि तुम इसे घर भेज दो। फटिक heard her words and sobbed out loud. Uncle, I was just going home, but they dragged me back again. फटिक ने उसके शब्दों को सुना और सुबकते हुए तेज आवाज में कहा, मामा, मैं तो घर ही जा रहा था, ये लोग मुझे यहाँ ले आए हैं। The fever rose very high and all that night the boy was delirious. Vishambhar brought in a doctor. Fatik opened his eyes, flushed with fever, and looked up to the ceiling and said vacantly, Uncle, have the holidays come yet? May I go home? बुखार बहुत तेज चढ़ा हुआ था और उस पूरी रात वह लड़का बेसुधी में पागलपन की हालत में था। विशंभर डॉक्टर को बुला लाया। फटिक ने बुखार से लाल हुई अपनी आंखें खोलीं और छत की ओर देखा और फिर वह सूनेपन के भाव से बोला, क्या अब छुट्टी के दिन आ गए हैं? क्या मैं घर जा सकता हूँ? विशंभर wiped the tears from his own eyes and took Fatik's lean and burning hands in his own and sat by him through the night. The boy began again to mutter. At last the voice became excited. Mother, he cried, don't beat me like that. Mother, I am telling the truth. विशंभर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फटिक के दुबले पतले बुखार से जलते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और रात भर उसी के पास बैठा रहा। वह लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा। अंत में उसकी आवाज़ उत्तेजित हो गई। माँ, वह चिल्लाया, माँ, मुझे ऐसे मत मारो, मैं सच बोल रहा हूँ। The next day, Fatik became conscious for a short time. He turned his eyes about the room as if expecting someone to come. At last, with an air of disappointment, his head sank back on the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. अगले दिन फटिक को थोड़ी देर के लिए होश आया। उसने कमरे में अपनी आंखें घुमाईं, जैसे कि मानो वह किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो, उसे किसी के आने की आशा हो। अंत में एक निराशा के भाव के साथ उसका सिर तकिए पर पीछे की ओर टिक गया। उसने गहरी सांस लेते हुए अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया। विशंभर knew his thoughts and bending down his head
whispered Fatik, I have sent for your mother. The day went by. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. विशंभर उसके सोच विचारों को जानता था और उसने सिर को नीचे की ओर झुकाकर उससे धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा, फटिक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है। दिन बीत गया। डॉक्टर ने परेशान आवाज में कहा कि इस लड़के की हालत बहुत ही नाजुक है। फटिक began to cry out. Why the mark 3 fathoms? Why the mark 4 fathoms? Why the mark? He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing and an unfathomable sea. फटिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उस निशान तक 18 फुट हुआ, उस निशान तक 24 फुट हुआ, उस निशान तक उसने नदी के स्टीमर पर लगे हुए साहुल के निशान के बारे में नाविक को इसी प्रकार आवाज लगाते हुए सुना था। अब वह स्वयं ही अतः गहराई वाले समुद्र की गहराई नाप रहा था। Later in the day, Fatik's mother burst into the room like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. बाद में उसी दिन फटिक की माँ आंधी चक्रवात की तरह तेजी से कमरे में आई और इधर से उधर चक्कर लगाने लगी तथा कराहने लगी और फिर वह जोर की आवाज में रो पड़ी। विशंभर tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, Fatik, my darling, my darling. विशंभर ने उसकी इस अशांति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ी और रोई, फटिक मेरे लाडले, मेरे प्यारे। फटिक stopped his restless movements for a moment. His hands ceased beating up and down. He said, "Ih!" The mother cried again, Fatik, my darling, my darling. फटिक की बेचैनी से भरी हुई हरकतें एक क्षण के लिए रुक गईं। उसके हाथों ने ऊपर नीचे पटकना बंद कर दिया। वह बोला, एह! माँ फिर दोबारा से चिल्ला पड़ी, फटिक मेरे प्यारे, मेरे लाडले। फटिक very slowly turned his head and without seeing anybody said, Mother, the holidays have come. फटिक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और किसी को देखे बिना ही बोला, माँ छुट्टियाँ आ गईं। तो इस तरह से यह लेसन पूरा होता है।